है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि भारी आवेशित कण जो होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जो एनर्जी लॉस होता है वो कैसे किस तरीके से होता है उसके बारे में बात की थी। अभी हम लोग बात करेंगे कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जब मीडियम में एंटर करते हैं तो जो रेंज होता है इनका आर वो कितना होता है। मतलब रेंज का मतलब है कि जो पार्टिकल एंटर कर रहे हैं वहाँ से लेके कितनी दूर तक जाके वो रुक जाएंगे, पूरी एनर्जी जीरो हो जाएगी उनकी, वहाँ तक जितनी डिस्टेंस कवर कर जाएंगे उसको बोलते हैं परास। आवेशित कण की है परास, ये इसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला आर का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए टॉपिक क्या है अपना, भारी आवेशित कण की माध्यम में परास, माध्यम में परास, रेंज ऑफ द हेवी, रेंज ऑफ द हेवी चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल इन मीडियम, इन मीडियम। भारी आवेशित कण की माध्यम में परास, रेंज ऑफ द हेवी चार्ज पार्टिकल इन मीडियम, माध्यम में परास चेक करना है। तो देखो जो परास है क्या है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। जब कोई भारी आवेशित कण, जब कोई भारी आवेशित कण माध्यम में प्रवेश करता है, जब कोई भारी आवेशित कण माध्यम में प्रवेश करता है तो, जब कोई भारी आवेशित कण माध्यम में प्रवेश करता है, माध्यम में प्रवेश करता है तो, माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी, माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके रुकने से पूर्व, उसके रुकने से पूर्व तय की गई अधिकतम दूरी, तय की गई अधिकतम दूरी उसकी परास कहलाती है। तय की गई अधिकतम दूरी उसकी परास कहलाती है। द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन ए मीडियम, द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल, the maximum distance traveled by a particle in a medium before stopping, before stopping, before stopping। यहाँ पर स्टार्टिंग में एनर्जी उसका जीरो था और यहाँ पर एनर्जी, सॉरी, इसका स्टार्टिंग में एनर्जी जैसे मान लो इनिशियल एनर्जी उसका ई नॉट है और लास्ट तक जाते जाते कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। बिफोर स्टॉपिंग इज नोन एज रेंज, इज नोन एज रेंज, ठीक है। कैलकुलेट करें तो ऐसा है, जो रेंज है वो क्या है, dx है। जब एनर्जी स्टार्टिंग में कितनी थी उसकी, स्टार्टिंग में एनर्जी उसकी जीरो थी और लास्ट में कितनी पहुंच गई, जीरो। तब तक वो जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो आ जाएगी। अब देखो मैं काम करता हूँ, ई नॉट जीरो, इस dx को मैं डी से डिवाइड भी कर देता हूँ और मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम, वापस से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। माइनस से एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार और कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये जो है dx बाई डी, ये कुछ काम की चीज़ है। सिंस इक्वेशन नंबर 1, देखिए हम लोग डी बाई डी एक्स जानते हैं ना क्या होता है, dx बाई डी जो होता है वो हमने पढ़ा है ना, ये होता है एन जेड स्क्वायर ई टू पावर 4। पर हम लोग इस पूरे में इंटरेस्टेड नहीं है, ये क्या फॉर्मूला है इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड है यहाँ पे। लेकिन फिर भी एक बार मैं इसको बता देता हूँ कि ये है क्या चीज़।
देखिए इधर ये फॉर्मूला है ना अपने पास, इसमें अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं, अगर मैं बात करूं तो ऐसा है कि ये जो चीज़ है इसमें डी ई अपॉन जो डी एक्स है, अगर देखो n है कांस्टेंट, e है कांस्टेंट, अगर मैं बात करूं तो ये वाला कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, क्या बचा जेड स्क्वायर और वी फोर, जेड स्क्वायर और वी स्क्वायर सॉरी, ये भी है, लेकिन ये फैक्टर वेरी बहुत स्लो करता है, तो ये मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, इतनी फास्ट वेरी नहीं करता है। v का यहाँ पर ln में आने की वजह से ये फैक्टर बहुत फास्टली वेरी नहीं करता है, बहुत स्लो, मतलब इसमें परिवर्तन बहुत कम होता है, इसमें परिवर्तन कम होता है, तो इसको भी ऑलमोस्ट हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। तो ऑलमोस्ट लगभग वैल्यू है वो इसमें जेड स्क्वायर और वी स्क्वायर पे ही डिपेंड कर रही है एक तरीके से, और तो बाकी सब क्या हो गया कांस्टेंट है। तो ये प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर वी स्क्वायर आई पास, बाकी सब कांस्टेंट में कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आया, तो चलिए, तो यहां से dx इसको उल्टा कर दूं मैं, तो क्या आया प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है ना। इसको समीकरण नंबर 2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जिसने कॉपी नहीं किया था पॉज करके छाप लो इसको एक बार, आगे चलते हैं। ये dx अपॉन डी जो भी आया ये आ गया। देखो ये नेगेटिव साइन में फिर से बोल रहा हूं कि ये नेगेटिव साइन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि ये लॉस को, एनर्जी लॉस को शो करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंस एनर्जी जो होता है दैट इज 1/2 mv स्क्वायर, यहां से एनर्जी से मतलब हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहां से आएगा 2E/m इक्वल टू वी स्क्वायर, राइट। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगर ये वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो बाई 2 and 3, बाई इक्वेशन 2 and 3 क्या आ रहा है, माइनस डी एक्स बाई डी ई इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2E बाई एम जेड स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4 मिल गया अपने को, ठीक है। ये dx बाई डी ई मिल गया अपने को, है ना। चलो ठीक है, ये मिल गया dx बाई डी ई, ये तो इक्वेशन नंबर 1 में उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड बाई 4 बाई इक्वेशन 1 and 4 इधर आ रहा था r माइनस ई नोट बाई 0, और इसका वैल्यू ये है। तो उसका वैल्यू नहीं लिखा है एक्चुअल में, हमने प्रोपोर्शनल लिखा है कि किसके प्रोपोर्शनल है, तो ये भी यहाँ पे भी इक्वल नहीं आएगा, ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा इसके, ना, और इनटू DE है ये। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, नेगेटिव साइन को हटाएंगे तो नेगेटिव साइन को इसमें लिमिट में ले जाऊंगा तो लिमिट उल्टी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा 2E/m जेड स्क्वायर DE, ठीक है। 2/m जेड स्क्वायर, दीज आर कॉन्स्टेंट थिंग्स, तो इसको बाहर ले लो, छाप लिया गया, इसको पॉज करके कॉपी कर लेना इसको, ठीक है। इसमें देखिए r इज प्रोपोर्शनल टू 2/m जेड स्क्वायर, तो बाहर आ गया, अंदर है E डॉट DE 0 to E नॉट, दिस इज एनर्जी। इसका इंटीग्रेशन करिए, 2/m जेड स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज E स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट इज E एंड V नॉट, ठीक है। तो रेंज इज प्रोपोर्शनल टू 2/m जेड स्क्वायर इंटू E नॉट स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा दिस वन, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिला आपको, क्या मिलता है, ये R इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, R इज प्रोपोर्शनल टू E नॉट स्क्वायर
mz²। इसका मतलब ये है कि इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, बहुत तेज स्पीड से आ रहा है तो बहुत ज़्यादा दूर तक जाएगा, धीरे स्पीड से आ रहा है तो थोड़ी देर में रुक जाएगा। सीधा सा ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मान लो कि बहुत तेज स्पीड से, मान लो कि बुलेट है, ये गोली फायर कर रहे हैं हम लोग एक दीवार के अंदर, तो गोली का स्पीड ज़्यादा तो दीवार में बहुत दूर तक जाएगा, स्पीड कम है मतलब उसका एनर्जी कम है तो थोड़ी दूर तक जाएगा। तो वो सीधी सी बात है। गोली का अगर प्रारंभिक ऊर्जा ई नॉट है, इनिशियल एनर्जी, प्रारंभिक ऊर्जा, अगर इनिशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो रेंज बहुत ज़्यादा होगा, इनिशियल एनर्जी कम है तो कम होगा। एम क्या है? मास ज़्यादा है गोली का, अगर बुलेट का मास ज़्यादा है तो क्या होगा? कम दूर तक जाएगी, सीधी सी बात है ना। तो वो भी एक यहाँ से समझ में आता है कि अगर जिस बुलेट को या जिस पार्टिकल को भेज रहे उसका मास अगर ज़्यादा है तो रेंज कम होगा। तो मास के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, लेकिन एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें पे इस तरीके से डिपेंडेंस है इसकी। मोस्टली हम एनर्जी पे बात करते हैं। तो आंसर आ गया कि नहीं, एक बार मैं वो फॉर्मूला चेक कर लेता हूँ। E² Z²/m, ठीक है। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे, आंसर लिख लो। यहाँ पर एक चीज़ लिख लेना, यहाँ पे ई नोट क्या है? इनिशियल एनर्जी, प्रारंभिक ऊर्जा, इनिशियल एनर्जी। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, यदि आपतित आवेशित भारी कण की ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा, यदि आपतित आवेशित भारी कण की ऊर्जा, यदि आपतित आवेशित भारी कण की ऊर्जा अधिक होती है तो परास का मान भी अधिक होता है। If initial energy of the incoming heavy charged particle, is higher, then the range will be also higher. ठीक है, इतनी बात समझ आती है। ये हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक टॉपिक और है कि जब इलेक्ट्रॉन एंटर हो तो उसकी जो एनर्जी लॉस होता है उसके बारे में और बात कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इसको यहीं पे फिनिश कर लेते हैं। ये हो गया, परास हो गया, रेंज कंप्लीट। ठीक, ओके।